अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड मौसम वक्त में खुश आमदीद। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होने वाली है 3 जज साहिबान की छुट्टी। 3 जज साहिबान निकलने जा रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की दौड़ से। और ये डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वजह से है कि ये जो तजवीज़ सामने आई है, ये तजवीज़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हाल मुकीम इस्लामाबाद और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी तरफ से नहीं, बल्कि उनके पेश रो यानी सीनियर मोस्ट जज जो जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे, उनकी तरफ से सामने आई है। और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से अगर ये तजवीज़ सामने आई है कि जनाब 3 जजेस को जनाब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की दौड़ से बाहर निकाल दें, तो इसके ज़रिए जनाब मंसूर अली शाह साहब ने अपने मुस्तकबिल के इरादों की तरफ ना सिर्फ इशारा कर दिया है, बल्कि 3 जज साहिबान के लिए ख़तरे की घंटी भी बजा दी है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की इस तजवीज़ का मकसद क्या है। जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब किन 3 जजों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की दौड़ से निकालना चाहते हैं, और इस तजवीज़ को क्या मौजूदा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की हमायत हासिल है, और क्या इस तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए ये जो एक रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसको हेड भी जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही कर रहे हैं, क्या ये तजवीज़ उस फोरम के ऊपर एड्रेस की जाएगी। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर एक मामले का ताल्लुक जाकर सियासत के साथ जुड़ जाता है, और पाकिस्तान की अदलिया भी इस सियासी लड़ाई का इस वक्त एक मैदान बनी हुई है, क्योंकि हर एक फरीक चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, उसके साथ जो भी इशू डेवलप होता है वो उसकी रेमेडी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपने आप को इस सियासी मंजरनामे से अलग नहीं रख पाती। यूं सियासी असरात हमें अदालत के ऊपर और अदालत के फैसलों पर ही नजर आते हैं। खासतौर पर यह तनाज़ा उस वक्त भी सामने आता है जब एक ऐसा जज मंजर आम पर आ जाए जो पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी के लिए अपना रोल प्ले कर रहा हो और अपनी तमाम तर तवानाइयां आइनदारी के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, तो फिर उसकी मुखालफत और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और ये सूरत हाल हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ब्लैक बम्बल बीज की तरफ से नजर आ रहे हैं, जो अपने मनपसंद अफराद को अंदर की ऐसी खबरें देते हैं जिनके नतीजे में प्रोपोगेशन के अंदर इजाफा हो जाता है, और उसके बाद जो एक दबाव की सिचुएशन है वो पैदा हो जाती है, जिसकी अभी हालिया मिसाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी सामने आती है। इस अपॉइंटमेंट्स के लिए 4 जज साहिबान के नाम दिए गए थे, जस्टिस मुशीर आलम साहब, जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जस्टिस मियां खेल साहब और जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। और इन जज साहिबान में से 2 ने तो वाज़ेह तौर पर माजरत कर ली और उन्होंने अपनी कुछ तौजीहात भी पेश की। जनाब जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद की एडहॉक जज तैनाती की मंजूरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जा चुकी है, लेकिन इस मामले पर भी एतराज़ जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब पर किया गया कि जनाब वो अपने मनपसंद जजेस को लाकर यहाँ पर अपनी अक्सरियत बनाना चाहते हैं, ताकि उस अक्सरियत की बिना पर मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर नजरसानी मुमकिन हो सके, और ये जो अक्सरियत है इसके फैसले को अकलियत में तब्दील किया जाए। ये इस किस्म की सूरत हाल थी। ये जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो इनफैक्ट इसी बात की तरफ इशारा करती है कि जनाब अंदर मौजूद जो काली भेड़े हैं, जो काले भूण हैं, वो किस तरीके से सारी के सारे मामले की मंजरकशी करते हैं। कल इसी जुडिशल कमीशन के इजलास में जनाब मंसूर अली शाह साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया, खुद उन्होंने पूरे कमीशन के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की तजवीज़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की नहीं बल्कि खुद जस्टिस मंसूर अली शाह की थी। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इस बात पर आमादा किया था कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुस्तकिल नशिस्तों के मुकम्मल होने के बाद हमें यहाँ पर एडहॉक जजेस कम से कम 4 अपॉइंट करने चाहिए, ताकि ये जो मुकदमात का बोझ आ चुका है सियासी मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने के नतीजे में और जजेस के उस मामले में मुलव्वस होने के नतीजे में, और उसके वजह से जो आम
مسائل ہے وہ سفر کر رہا ہے. ہمیں ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تجویز نہیں تھی بلکہ یہ خود جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تجویز تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک بے بنیاد پروپیگنڈا اسطور یا متی اللہ جان یا اس جیسے اور دوسرے کالے بونڈ کر رہے تھے، یا کالے بونڈوں کے جو پروردہ ہیں، جو ان کی پروکسیز ہیں، وہ کر رہی تھیں، وہ اسی وجہ سے کر رہی تھیں کہ جناب ان کو اندر سے غلط خبر مل گئی تھی، اور وہ اس غلط خبر کا جو کیچڑ ہے وہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اچھال رہے تھے. اب بھی یہ جو 3 ججز ہیں ان کو مائنس کرنے کی جو تجویز ہے وہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے نہیں آئی، بلکہ یہ تجویز بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ذریعے ہی سامنے آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے لگنے سے پہلے یہ ایک تجویز سامنے آئی تھی کہ گورنمنٹ ایک آئینی پیکج لانا چاہتی ہے اور اس آئینی پیکج کے ذریعے ججز کی یا دیگر جو اہم ترین سرکاری ملازم ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے اس کو بڑھا کر 62 سال سے 65 سال کرنا چاہتی ہے. اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو 3 سال کا ان کو جو توسیع ملے گی اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کے اوپر اس وقت جو پینشن کا بوجھ آئے گا اس کے اندر کمی آئے گی، اور گورنمنٹ موجودہ حالات میں اپنے اس پینشن کے بوجھ کو نہیں بڑھانا چاہتی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تجویز سب سے پہلے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ٹینیور میں نہیں آئی، یہ مسلم لیگ نون کی تجویز نہیں ہے، بلکہ یہ تجویز خود عمران خان صاحب کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں بنائے گئے اس ٹاسک فورس کی ذریعے تھی جس کی صدارت ڈاکٹر عشرت حسین کر رہے تھے. اور ڈاکٹر عشرت حسین نے یہ جو سرکاری ملازمین کو محکموں کی تعداد کو کم کرنا اور اس والے سے جو دیگر اقدامات تھے وہ تجویز کیے تھے، اور اس کے اندر جو ریٹائرمنٹ کی ایج تھی اس کو 65 سال کرنے کی تجویز دی تھی. اور سب سے پہلے اس حوالے سے خیبر پختونخوا کی وہ گورنمنٹ جس کو محمود خان ہیڈ کر رہے تھے، جو عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کے صوبے میں اس تجویز کو سب سے پہلے ایکسپٹ کیا گیا تھا. اور شوکت یوسف زئی جو اس وقت وزیر اطلاعات تھے انہوں نے باضابطہ طور پر اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے اس تجویز کی نہ صرف حمایت کی تھی بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ درست سمت کے اندر ایک بہت پہلا قدم ہے. اور انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ خیبر پختونخوا وہ پہلا صوبہ ہوگا جو عمران خان کے اس ویژن کے اوپر عمل درآمد کرے گا، یعنی جو کام وہ خود کریں تو ٹھیک لیکن اگر کوئی دوسرا کرے تو غلط. اب ہوتا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ ماننا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عہدہ ہے یہ ایک بہت ہی سینسٹیو عہدہ ہے، اور کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو آ کے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے ایگزیکٹوز کے ساتھ اپنے لائزون کو بھی بہتر بنانا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کس بینچ کے پاس کون کون سے مقدمات جائیں گے اس کا فیصلہ بھی جناب چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ہی کیا جانا ہوتا ہے. لہٰذا ایک انتظامی صلاحیتیں جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئین اور قانون کی سوجھ بوجھ، یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے حال ہی میں ایک تقریب سے خطاب کیا، اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس تجویز کو فلوٹ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے لیے صرف اسی جج کو زیر غور لایا جانا چاہیے جو متعلقہ صوبے کا یا کسی بھی صوبے کی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہ چکا ہو، یعنی اس کو بطور چیف جسٹس کام کرنے کا تجربہ ہو، اور اس کے جو بطور چیف جسٹس کارکردگی ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس چیف جسٹس کو ایلیویٹ کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جناب وہی جج چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. اب چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کمیشن کے بھی سربراہ ہیں جس کا مقصد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے پر اصلاحات کرنا بھی ہے. ابھی یہ جو ریسنٹلی ججز کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں یہ اسی کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں ہوئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا رول ہی حتمی ہوتا تھا. چیف جسٹس جو ہے وہ کسی بھی خالی نشست کے اوپر جج کے لیے سفارش کرتے تھے، ایک نام پٹ ہوتا تھا اور اسی
किसी नाम के बारे में उसके हक में या उसकी मुखालफत में फैसला किया जाता था, और उस मर्तबा कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती थी कि उस जज की अगर मर्जी का फैसला नहीं होता था तो फिर वो कार्रवाई को ही मुअत्तल कर दिया जाता था। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उनको भिजवाया जा रहा था, उस मौके पर जनाब उमर अता बंदयाल साहब का जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से इसी वजह से क्लैश हुआ था कि जनाब आप बहुत ही ज़्यादा जूनियर जजेस को लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और इस तनाजुर में लेके आ रहे हैं कि वो बतौर चीफ जस्टिस भी पाकिस्तान के लिए वो काम करें, लिहाजा आपको सीनियर मोस्ट जजेस को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना चाहिए। 9वें 10वें नंबर पर जो कि मुतलका हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में हो, उनको आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं लाना चाहिए। लेकिन उस वक्त चूंकि उमर अता बंदयाल साहब के साथ जनाब हमारे आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनके सामने सर झुकाए बैठे थे, लिहाजा ये जूनियर जजेस जो हैं वो अपॉइंट हो गए। अब मामला ये है कि अगर ये तजवीज़ को रूल्स का हिस्सा बना लिया जाता है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ये जो एक कमेटी बनी हुई है जो रिफॉर्म्स करती है, क्योंकि इसी रिफॉर्म्स के नतीजे में अभी जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है वहाँ पर एक सीट के लिए 3 जजेस के नाम आए थे, और इसका मतलब ये है कि बाकी जो कमेटी के मेंबरान हैं, जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं, उनके पास चॉइस होती थी, और वो उस चॉइस की बुनियाद पर जो सीनियर मोस्ट के साथ साथ कॉम्पिटेंट जज को ऊपर लेके आते थे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी 3 जजेस का नाम गया था, जिसमें से मोहतरमा आलिया को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया और 2 सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया गया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड कॉन्डक्ट। लिहाजा ये जो तजवीज़ है ये इस वजह से अहमियत की हामिल है कि ये इस्तदलाल काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि जनाब सिर्फ उन्हीं जजेस को आगे लाया जाए जो मुतलका हाई कोर्ट के अंदर या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर बतौर चीफ जस्टिस काम कर चुके हों। अब अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो उसका बेनिफिशरी कौन होगा, और अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कौन उठाएगा। अगर आप गौर करें तो इस वक्त 3 जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे हैं जिसको जो इस तजवीज़ के मंजूर होने के नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, और वो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी वही जज हैं जिनको सिंध हाई कोर्ट से सीनियरिटी के प्रिंसिपल को नज़रअंदाज करके 6ठे नंबर से सिलेक्ट किया गया था और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया था, और उनका भी बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट काम करने का कोई तजर्बा नहीं। इसी तरीके से मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा और मोहतरम शाहिद वहीद साहब ये ऐसे जज साहिबान हैं जिन्होंने भी किसी हाई कोर्ट के अंदर ऐसी इंतजामी पोजीशन के अंदर काम नहीं किया। लिहाजा इस तजवीज़ की मंजूरी की रोशनी में ना सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बल्कि आयशा मलिक साहिबा और जज शाहिद वहीद साहब ये जनाब उस पूरी की पूरी दौड़ से बाहर हो जाएंगे, और इनका इस दौड़ से बाहर होना सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासी जजेस की तकर्री के हवाले से एक बहुत बड़ा इकदाम होगा, क्योंकि उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ईमानदारी के खात्मे के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात पाए जाते हैं। अब ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और यकीनी तौर पर इसी एक सवाल के इर्द गिर्द ये सारी की सारी बहस पहुंचती है कि क्या ये तजवीज़ मंजूर हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा तकसीम नज़र आ रही है। और अब चूंकि नए चीफ जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस तजवीज़ के ऊपर सेम पेज पर मौजूद हैं, लिहाजा इस बात का इम्कान पाया जाता है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बात कही है वो उस बात के ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद करेंगे बल्कि इस हवाले से कमेटी की सिफारिशात को मंजूरी के लिए फुल कोर्ट में जो जजेस का फुल कोर्ट इजलास है उसके अंदर फ्लोट किया जाएगा, और इन तजावीज़ की मंजूरी के बाद जनाब वही चीफ जस्टिस बन सकेगा पाकिस्तान का जिसने पहले किसी हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के मर्तबे पर काम किया हो। लिहाजा बहुत सारे जजेस के लिए जनाब खतरे की घंटी बज गई है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि घंटा बज गया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, ख़ास तौर पर इन 3 जजेस के लिए जिनका जो चीफ जस्टिस बनना वो काफ़ी हद तक हमें तय नज़र आ रहा है। अपना राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।